वबरकातुहू। आवाज़ बताइएगा सबको ठीक आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रहा है। ठीक हो क्या? और सुनाएं, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, जो भी बीमार है। आज हमने बहुत ही रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली है। आज मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा था खुद ही, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दी है। आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है और इसलिए थोड़ा एक्टिव होके बैठे। मैंने स्क्रीन भी इसलिए आपके साथ आज लैपटॉप की शेयर कर रहा हूँ कि आपके साथ आपको क्लियर जो है वो चीज़ें नज़र आएँ। अच्छा, कल का लेक्चर सबको क्लियर है कि उसमें हमने देखा कैलोरी किस तरह से काउंट की जाती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की किस तरह से रेशो देखी जाती है कि आप अपना डाइट प्लान परफेक्ट किस तरह से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना स्कोर किस तरह से काउंट कर सकते हैं। कितने लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया अभी तक या अभी नहीं किया? हम्म, सही है। चलें, वो आप ट्राई करिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली देखना है कि जो हमने कल एक सिस्टम डिस्कस किया कि कैलोरी काउंट किस तरह से किया जाता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आज हमने उसको थोड़ा अपडेटेड वर्जन में देखना है। क्योंकि जो कैलोरी काउंट वाला हमने कल तरीका देखा है, जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं डाइटिशियंस, वो प्रैक्टिकली इन डिजीज़ के अंदर एक तो उसमें मुश्किल आती है कि डिजीज़ में उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, बल्कि गलत आती हैं। ठीक है, फिर जो हमारा 1/3 प्रिंसिपल है फूड का, वो भी उस फार्मूले के अकॉर्डिंग सही से नहीं आता। ठीक है, फिर इसके अलावा उसके और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं कि फॉर एग्जांपल उस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक पर्सन की नीड आई 2000 किलो कैलोरीज, ठीक है, या 1500 किलो कैलोरीज एक फ़ीमेल की हमारे पास एक डेली रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि अच्छा उसका इतने परसेंटेज कार्ब से आना चाहिए, इतने परसेंटेज प्रोटीन और इतने परसेंटेज फैट से। बट इस फार्मूले में कहीं पे भी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कोई टूल नहीं है कि हम 1500 किलो कैलोरीज दे तो दें, बट क्या वो किलो कैलोरीज बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए उसकी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी है या नहीं है। फिर ना इसमें एनाबॉलिक जो है वो हमारे पास स्कोर है, ना इसमें हमारे पास जो है वो जो है मेंटल स्कोर है। ठीक है, और ना ही इसमें हमारे पास जो है वो क्या उसको बोलते हैं, वो भी आगे हम इसमें देखते हैं कि देयर आर 3 to 4 थिंग्स मिसिंग जो कि उस कैलोरी वाले फार्मूले में नहीं है। और वो हमने एक न्यू फार्मूला, मैंने बहुत ज़्यादा एक मेहनत के बाद और काफ़ी तकरीबन 6-7 माह से ही मैं इस पे सोच रहा था कि ये किस तरह से, मतलब ये जो चीज़ें हैं कि देखें, कैलोरीज चाहे 2000 दे दें चाहे 3000 दे दें, वो कैलोरीज किसी काम की नहीं है अगर वो फोर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं हो रही। बिकॉज हमारा मकसद तो फोर्स और स्ट्रेंथ है। ठीक है, मतलब हम गज़ा क्यों खाते हैं? ताकत के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो कैलोरीज का फोर्स में और स्ट्रेंथ में काउंट मतलब कन्वर्ट होना, इसके दरमियान जो प्रोसीजर होता है डाइजेस्टिव जो है वो इसके अंदर एफिशिएंसी आती है, मेंटल फैक्टर आता है, हमारा एनाबॉलिक रेट आता है, हमारा ओवरऑल टेम्परेचर एक आता है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि चल रही होती है, तो वो सब मिसिंग है कैलोरी वाली इक्वेशन से।
तो हमने वो चीज़ें इक्वेशन में जब डालनी है तो फिर हम जो कैलोरी काउंट निकालेंगे वो एक्यूरेट आएगा और 100% डिजीज़ में काम करेगा। स्पेशली क्रोनिक डिसऑर्डर्स में जो है वो ये जो आज हम इक्वेशन पढ़ेंगे ये हेल्प करेगी आपको कैलोरी काउंट निकालने में और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा एक्यूरेट डाइट प्लान्स बनाने में। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, डायग्नोस करना है कि आपने किस कैटेगरी की मेडिकेशंस जो है वो देनी है पेशेंट को, किस कैटेगरी की डाइट देनी है आपने पेशेंट को, एपिथेलियल या मस्कुलर या नर्वस, वो डायग्नोस किस तरह से करना है उस पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स किए थे। वो आप लेक्चर्स अगेन एंड अगेन लेंगे, आपका जो है वो आपकी फाउंडेशन मजबूत होंगी। आपने ये जब तय कर लिया, मतलब आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि इसको मैंने कौन से वाली डाइट देनी है, उसके बाद अब बारी आती है कि उस डाइट को क्वांटिटी में किस तरह से करना है, उस डाइट में से कार्ब्स कितने चाहिए, प्रोटीन कितने चाहिए, मील किस तरह से प्लान करना है। उसके लिए हमने आज की क्वेश्चन देखनी है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्लिनिकली पेशेंट्स को डील करने में। यानी एक हमारे पास कैलोरी काउंट करने को वो दो इक्वेशंस थी जो हमने कल देखी, जो मोस्टली यूज़ होती हैं, और एक आज हम इक्वेशन देखेंगे कि जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है और तमाम उन सवालों के जवाब भी देती है। कि जिस तरह आपने Q&A सेशन में किसी ने एक सवाल भी बड़ा अच्छा किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो मतलब और सहाबा की ग़िज़ा, और इस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो मतलब असलाफ हैं 2 खजूरें खाई, जौ की रोटी खाई और ताकत भी उनमें रही, मतलब उनके जंगे भी लड़ते थे, सारा दिन इतनी गर्मी में भी रहते थे, मतलब काम भी करते थे। फिर उनकी जो है वो अगर पर्सनल लाइफ देखी जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ भी हमसे ज़्यादा बिजी थी कि मतलब आजकल के मर्दों की निस्बत, और इस तरह ख़वातीन की भी। तो वो चंद लुकमे जौ की रोटी के खा के या सत्तू के खा के या जो है वो चंद 2 से 3 खजूरें खा के वो किस तरह गुजार लेते थे पूरा पूरा दिन, और अक्सर फाकों से ही गुजारते थे। तो उसमें कैलोरी काउंट कहाँ पे गया, उसमें ये चीज़ें कहाँ पे गई। तो मेन चीज़ होती है आपकी फोर्स और स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आपकी कैलोरीज, बड़ी प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदमी की कमर सीधा रखने के लिए चंद लुकमे ही काफ़ी हैं। मतलब आपकी स्ट्रेंथ कितनी आपको चाहिए, इसके लिए तो हमने आज तक कोई टूल देखा ही नहीं। आप में से किसने देखा है कि कैलोरी काउंट करने के लिए तो इक्वेशन है, आपकी स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए, आपकी फोर्स को मैयर करने के लिए कौन सा टूल है आपके पास, और कितनी कैलोरीज आपकी उस स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी रहेंगी। इसके लिए कोई टूल या कोई क्वेश्चन हमने आज तक नहीं देखा, ना किसी करिकुलम की किताब में, ना ही किसी साइंटिफिक रिसर्च में। तो आज हमने उस सवाल का जवाब देखना है। उस सवाल के जवाब में आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि मेन चीज़ ग़िज़ा से क्या लेना होता है, ताकत। ठीक है, और अगर आपको ताकत मिल रही है तो फिर चंद लुकमे ही आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं, चाहे वो 200 किलो कैलोरीज हो या 300 किलो कैलोरीज हो, लेकिन वो चंद लुकमे काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं आपकी फोर्स में और स्ट्रेंथ में। और अगर आपकी कैलोरीज कन्वर्ट नहीं हो रही फोर्स और स्ट्रेंथ में, फिर चाहे आप 2000 किलो कैलोरीज ले लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कैलोरी को काउंट करने का सही तरीका कि एक तो वो इक्वेशंस जो कल देख ली, और आज हमने वो इक्वेशन देखनी है कि जिससे एक्यूरेट कैलोरी काउंट आता है। और ये आप फर्स्ट टाइम ही ये सुनेंगे, देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल में लेके आएंगे। फिर बस 2 मिनट दीजिएगा। आप लोग ज़रा तब तक जो बातें की हैं उसको माइंड में रिपीट करें, मैं बस 2 मिनट दें बस।
चलें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे, अच्छा मैं अभी चैट देख रहा था, आज के टॉपिक का नेम आपने पूछा हुआ है। तो आज के टॉपिक का नेम है हमारा ह्यूमन फंक्शनल एफिशिएंसी, ठीक है। और एनर्जी और फोर्स और स्ट्रेंथ के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एनर्जी और चीज़ है, फोर्स और चीज़ है, स्ट्रेंथ और चीज़ है। तो अगर एनर्जी जो हम ले रहे हैं किलो कैलोरीज की फॉर्म में, वो फोर्स और स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर रही, तो वो किसी काम की नहीं होती, ठीक है। एनर्जी को बायोलॉजिकली आप सब मतलब बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जानते हैं कि कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन जो है ये जब मेटाबॉलिक पाथवेज से गुजरते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं, और फिर उसमें डिफरेंट हम साइकिल हमने पढ़े थे, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, जिसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एटीपी जो है एनर्जी की करेंसी है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतनी एनर्जी हमें दे रहा होता है। अब फोर्स के लिए फार्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे करना है, एम मसल मतलब जो मास है उसमें आपने मसल मास ले लेना है, ए से जो है हमारी न्यूरल एक्टिवेशन का जो रेट है वो, ठीक है, और बायोमैकेनिकल लेवरेज मतलब जॉइंट एंड टेंडन एफिशिएंसी। तो फोर्स जो ह्यूमन बॉडी में हम बात करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर एनर्जी फोर्स नहीं दे रही तो वो एनर्जी किसी काम की नहीं है हमारे। तो फोर्स इज़ एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ मस्कुलर पोटेंशियल, नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल अलाइनमेंट, ठीक है। ये इन तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है फोर्स। अब ये एक चेन है एनर्जी कन्वर्जन की, कि इंजेक्शन से स्टार्ट होती है और फोर्स आउटपुट हमारे पास मिलती है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिक कन्वर्जन और फिर फोर्स आउटपुट। अब ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ये इक्वेशन बनाई थी, फंक्शनल एफिशिएंसी, ठीक है। ये इक्वेशन क्यों मुझे बनानी पड़ी, जो अभी मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि ह्यूमन का जो सिस्टम है वो जो भी एनर्जी ले रहा है तो वो कितनी फोर्स में उसको कन्वर्ट कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई टूल होना चाहिए, कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डाइट को प्लान कर सकें। तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। ये इक्वेशन ये कह लें यूनिक, आप पहली दफ़ा ही देखेंगे, ये किसी किताब में भी नहीं है, किसी भी किताब में, क्योंकि ये मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाई। तो फंक्शनल एफिशिएंसी के लिए मुझे ये चार चीज़ें लेनी पड़ी। एक जो है हमारी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी, एक हमारी जो है वो एनाबॉलिक, ठीक है, एक हमारी जो है वो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, और एक न्यूरल एफिशिएंसी। ये चार चीज़ें और इनकी ये इक्वेशन ये आपने याद रखनी है कि इन चार चीज़ों से हम फंक्शनल एफिशिएंसी निकालते हैं। अब इसमें ये जो इक्वेशन के मैंने स्कोरिंग की है कि मैंने 0.3 स्कोर डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को दिया, 0.25 मैंने एनाबॉलिक को दिया, 0.20 मैंने थर्मल स्टेबिलिटी को स्कोर दिया, और 0.15 ये मैंने न्यूरल एक्टिवेशन को दिया। ये स्कोरिंग मैंने किस बेस पे की है, इनकी इम्पोर्टेंस की बेस पे, कि सबसे ज़्यादा रोल हमारी फंक्शनल एफिशिएंसी में डाइजेस्टिव का होता है। तो इसलिए मैंने उसको ये, इसके लिए मैथमेटिक्स का इल्म भी दरकार था ना, तो ये मैथमेटिक्स प्रिंसिपल के ऊपर, फिज़िक्स के प्रिंसिपल के ऊपर ये इक्वेशन बनी हुई है। तो ये इक्वेशन, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये अभी आगे जाके इसकी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि 0.3 जो डी है मतलब ये है डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का स्कोर, 0.25 डी एनाबॉलिक का, 0.20 डी थर्मल स्टेबिलिटी का, और 0.15 डी न्यूरल एक्टिवेशन का। इनका टोटल जो है फंक्शनल एफिशिएंसी निकालते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है स्पिरिचुअल रेगुलेशन, वो कोई मतलब उसको हम क्वांटिटी वाइज मेजर नहीं कर सकते, उस बहरहाल उसको क्वालिटेटिव हम फंक्शनल एफिशिएंसी में ज़रूर रखते हैं। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हम करते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। लाइक जो डायग्नोसिस का परफॉर्मा आपके साथ शेयर हुआ था, उसमें आपने देखा भी होगा स्पिरिचुअल क्वेश्चन के 3 से 4 सवाल हमने रखे हुए हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये इसकी क्वांटिटी से हम मेजर नहीं कर सकते, बहरहाल बाकी चारों चीज़ें
क्वांटिटेटिव है उनको मेजर किया जा सकता है, तो इसलिए फिर हमने उसको मेजर करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाया। वो क्वेश्चनेयर अभी आपको दिखाते हैं। अब ये हर जो डोमेन है, डाइजेस्टिव है, एनाबॉलिक, थर्मोडायनामिक और न्यूरल एफिशिएंसी, इनकी स्कोरिंग है 0.0 से लेकर 1 तक, ठीक है, मैक्सिमम। उसमें सेल्फ असेसमेंट के मतलब क्वेश्चंस हैं, फिजियोलॉजिकल डाटा हम बेसिकली उसमें कलेक्ट करते हैं, उस बेस पे स्कोरिंग करते हैं। ये वेटिंग रैशनल आपने याद रखना है। ये मैंने वैसे आपको बताया भी है कि क्यों दिया, कि डाइजेशन जो है 0.3 उसको स्कोर दिया है। ये हमारी यूजेबल एनर्जी का प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, इसलिए इसको नंबर ज़्यादा दिया हमने। एनाबॉलिक जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और रिपेयर को डिटर्मिन कर रहा होता है, इसलिए 0.25 ये सेकंड नंबर पे। उसके बाद हमारी जो एनर्जी होम्योस्टेसिस है वो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, उसका 0.20 स्कोर है। एंड एट लास्ट एनर्जी को प्रिसीजन और मूवमेंट में कन्वर्ट करना न्यूरल एफिशिएंसी का काम होता है, ये 0.15। तो ये चारों मिल के हमारी फंक्शनल एफिशिएंसी को डिटर्मिन करती हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ इस इक्वेशन में आपने ये मल्टीप्लायर याद रखना है, डायनामिक एफिशिएंसी एडजस्टर। अब जो फंक्शनल एफिशिएंसी है उसको प्रैक्टिकल या एक्शनेबल बनाने के लिए हमने उसको मल्टीप्लायर में कन्वर्ट किया कि टोटल एनर्जी जो एक्सपेंडिचर है, जो इसके लिए हमने कल इक्वेशन देखी थी, ठीक है, जिसमें हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन थी या मिफलिन वाली इक्वेशन थी, उसके थ्रू हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल रहे थे। अब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को और फंक्शनल एफिशिएंसी को, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, इन दोनों को कंबाइन करके एक हमें प्रैक्टिकल एक एक्शनेबल स्टेप, एक एक्शनेबल वैल्यू चाहिए थी। उसके लिए हमने मल्टीप्लायर डाला, तो मल्टीप्लायर में हमने ये इक्वेशन डाली है, ठीक है। मल्टीप्लायर में इक्वल्स टू 1 + 0.3, ठीक है। ये कांस्टेंट स्टैटिस्टिक्स नॉलेज से ये हमने रखे हैं। फंक्शनल एफिशिएंसी जो भी स्कोर आएगा, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जो ऊपर फंक्शनल एफिशिएंसी थी ना, 4 चीज़ों का मजमुआ, उसका जो भी स्कोर है -0.5, तो ये आपके पास मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो मल्टीप्लायर को फिर हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल एग्जैक्ट कैलोरी मेजरमेंट आ जाती है। मतलब अगर फंक्शनल एफिशिएंसी, ये अब 3 वैल्यूज़ हैं, अगर फंक्शनल एफिशिएंसी का स्कोर आपके पास 0.5 तक आए तो ये एवरेज होता है, ठीक है। m उसमें 1 ही आएगा, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी उसमें टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की वैल्यू और m की वैल्यू सेम आती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। फंक्शनल एफिशिएंसी अगर 0.7 आ गई तो फिर ये एफिशिएंट बॉडी उसमें m 1.6 पर चला जाएगा, तो हमें 6% कैलोरीज का रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अगर Fe 0.3 आ जाए तो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, 6% हमें डिक्रीज़ करना पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। ह्यूमन एनर्जी एंड फोर्स मेंटेनेंस टारगेट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर, ठीक है। ये जो हमारा टारगेट है, ह्यूमन एनर्जी फोर्स मेंटेनेंस टारगेट, ठीक है, ये हमारा बेसिकली गोल है कि इसके ऊपर हमने फोकस करना है। अब इसमें हमने क्यों नहीं मेजर किया स्पिरिचुअल क्वोशंट को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हम वॉट्स में, जाउल्स में, कैलोरीज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मटेरियलाइज हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी की जो क्वोशंट है वो मटेरियलिस्टिक ये टूल्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। बहरहाल इसका रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है स्पिरिचुअलिटी का फिजियोलॉजी के ऊपर। जैसे हम देखते हैं कि नमाज है या जो मुराकबा है, या आप जब शुक्र की प्रैक्टिस करते हैं, या जो एक शख्स जो बामकसद ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है, या जिस शख्स जो अंदर से पीसफुल होता है, जिसका दिल सुकून में होता है, उसके बॉडी फंक्शन भी बहुत बेहतर होते हैं, उसका कॉर्टिसोल का लेवल भी बेहतर होता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी कंट्रोल में रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और ऑटोनॉमिक नर्वस टोन भी उसकी स्टेबलाइज होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एक मॉड्यूलेटिंग फोर्स के तौर पे तो लिया है कि अगर ये बेहतर हो तो चारों के चारों जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो मजबूत होते हैं, और ये वीक हो तो चारों के चारों को इस तरह अफेक्ट आता है, बट इसको हम एज सच मेजर नहीं कर सकते। तो ये 4 चीज़ें आपने फंक्शनल एफिशिएंसी में याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं प्रैक्टिकल में। ये स्कोर रेंज आपके पास शो हो रही है स्कोरिंग सिस्टम में कि अगर 0 से 0.25 स्कोर है तो इसका मतलब है फंक्शनल एफिशिएंसी सीवियरली कंप्रोमाइज्ड है, 0.2 से 0.5 है
तो फिर बिलो एवरेज है, 0.5 से 0.75 तो फंक्शनली एडिकेट है, और 0.7 से 1 है तो ये ऑप्टिमल एफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये हमारे पास डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ये क्वेश्चन यार आ गया। ये इंडिकेटर, इसका वेट कितना था 0.3। अब ये इसके ये 5 इंडिकेटर्स हैं, इसके लिए ये क्वेश्चंस हैं और ये इसका स्कोरिंग क्राइटेरिया मैंने लिख दिया। ये बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके बनाया, और ये मैं बार बार क्यों आपको कह रहा हूँ कि ये मेहनत करके बनाया, क्योंकि ये अगर इसको हम क्लिनिक के जितने भी क्लिनिक करने वाले डाइटिशियंस हैं उनको ये इक्वेशन मिल जाए तो आप यकीन करें चेंज आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा डाइटिशियन की फील्ड में, न्यूट्रिशन की फील्ड में, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब ये डाइजेस्टिव एफिशिएंसी मेजर करने के लिए ये हमारे पास इंडिकेटर्स आ गए, क्वेश्चंस आ गए, स्कोरिंग क्राइटेरिया आ गया। सबसे पहला इंडिकेटर क्या है? स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी। उसके लिए आपने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट देखना है। अब ब्रिस्टल स्टूल चार्ट आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। उसमें टाइप्स होती हैं बेसिकली, टाइप 1 स्टूल, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 तक होते हैं। ठीक है, तो आपने पेशेंट का ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के अकॉर्डिंगली टाइप डिसाइड कर लेनी है, मतलब टाइप उससे पूछ लेनी कि भाई आपका स्टूल किस टाइप में आता है। तो अगर टाइप 1 या टाइप 2 में है या फिर टाइप 5 से ऑनवर्ड है तो फिर उसका स्कोर 0 आएगा। अगर टाइप 3 या 5 है तो फिर 0.5 स्कोर आएगा, और अगर टाइप 4 है तो फिर 1 स्कोर मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया बता दिया। ब्लॉटिंग, सेकंड क्वेश्चन आ गया ब्लॉटिंग या डिस्कम्फर्ट, के खाना खाने के 30 मिनट के बाद कोई हैवीनेस फील होती है, ब्लॉटिंग या डिस्कम्फर्ट होता है। अगर तो हमेशा होता है तो 0 स्कोर आएगा, कभी कभार होता है तो 0.5 आएगा, और अगर बहुत ही रेयरली है तो फिर 1 स्कोर आपने दे देना है। भूख रेगुलर लगती है या इरेगुलर लगती है, मतलब हंगर साइकिल्स फिक्स्ड हैं या नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं लगती। तो अगर तो बिल्कुल ही नहीं लगती तो फिर आपने 0 स्कोर करना है, यानी बिल्कुल ही आउट ऑफ बैलेंस है कि कभी दिन 24 घंटे के बाद लगी, कभी 48 घंटे के बाद लगी, कभी लगनी हुई तो 3 घंटे के बाद लगी, तो ये आपने 0 स्कोर कर देना। वेरिएबल है कि थोड़ा बहुत वेरिएट करती है, आधे घंटे घंटे का डिफरेंस है 0.5, और अगर रेगुलर है फिर 1 स्कोर दे दिया। फूड टॉलरेंस आपने पूछ लेनी है कि भाई डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स प्रोडक्ट और स्पाइसी फूड, इसको आपकी बॉडी टॉलरेट करती है या इससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक एक्नी, पिंपल या डायरिया या इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं या नहीं, या डाइजेशन पे कोई लोड पड़ता है या नहीं, ये चीज़ें पूछ लेनी है कि ये बॉडी टॉलरेट करती है या नहीं। अगर पुअर टॉलरेंस है तो 0 स्कोर, मॉडरेट है तो 0.5, और अगर अच्छी टॉलरेंस है तो 1 स्कोर। और फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपने कर लेना है इसको मज़ीद पुख्ता करने के लिए कि फीकल काल्प्रोटेक्टिन का लेवल करवा लें या स्टूल फैट करवा लें। अगर नॉर्मल हो तो 1 स्कोर, अब नॉर्मल हो तो 0 स्कोर। ठीक है, ये आपके पास डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का स्कोर फाइंड किस तरह से करना है कि जितना भी ये स्कोर आप करते जाएँ। ठीक है, ये कि फॉर एग्जांपल उसका टाइप 1 या टाइप 2 में आ रहा था, आपने 0 स्कोर किया, आगे आपने 0.5 किया, आगे आपने 0.5 किया, फिर आपने 0.5 किया और फिर आपने 1 कर दिया, तो ये आपके पास कितना स्कोर बन जाएगा? 2.5। तो 2.5 डिवाइडेड बाय आप 5 जब करेंगे तो आपके पास डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ये एक आ गया। इसी तरह एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक रिकवरी। ठीक है, मसल रिकवरी इंडिकेटर है हमारे पास। क्वेश्चन उसके लिए क्या करना है कि कोई भी काम करने के बाद थकावट कितनी देर बाद आपको फील होती है। 2 दिन के बाद उसके असर आते हैं, या 24 से 48 घंटे, या फिर 24 घंटे से भी कम आपको। ये काइंडली म्यूट कर लें यार, क्यों डिस्टर्ब करते हैं क्लास में। किसका मोबाइल ऑन है? म्यूट कर लें। नसरीन बदर काइंडली म्यूट कर लें, या आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। सारी क्लास का देख लें, रिदम खराब कर दिया। म्यूट रखा करें माइक जब क्लास में आते हैं, बाद में क्वेश्चन आंसर के टाइम ओपन किया करें। तो मसल रिकवरी इंडिकेटर है कि आपको थकावट काम करने के कितनी देर बाद हो जाती है। तो अगर तो 24 घंटे से पहले ही हो जाती है तो फिर 1 स्कोर देना है, अगर 24 से 48 घंटे में 0.5 देना, और अगर 48 घंटे से ज़्यादा दे तो फिर 0 स्कोर। वेट आपका कितना स्टेबल रहता है, कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंज तो नहीं आया कि अगर 3 किलो के बराबर या 3 किलो से ज़्यादा चेंजेस हैं वेट में, गेन या लूज़ के,
तो फिर 0 स्कोर कर देना, ठीक है। और अगर अप्रॉक्सीमेटली 1 kg प्लस माइनस है तो फिर 0.5, और अगर स्टेबल रहता है वेट तो फिर 1 स्कोर कर देना। स्लीप क्वालिटी पूछ लें, ठीक है, कि डीप स्लीप में कितने देर आप जो है वो जाते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, या 7 से 8 घंटे, या 4 घंटे से भी कम, तो उस हिसाब से आपने स्कोर कर दिया। प्रोटीन आपने पूछ लेनी कि कितनी इनटेक करते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़ाहिरी बात है पेशेंट का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है बट एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। अभी प्रैक्टिकली आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा। तो 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन इनटेक चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। तो आपने पेशेंट से पूछ लेना है कि भाई डेली प्रोटीन यानी वो अंडे या गोश्त या इस तरह की कितनी चीज़ें, वो अपनी डाइट की कंप्लीट हिस्ट्री बता देगा, आप मेजर कर लेंगे। तो अगर 0.7 ग्राम से भी कम ले रहा है वो पर केजी के हिसाब से तो 0 स्कोर है, 0.7 से 1 है तो 0.5 स्कोर है, और अगर 1 ग्राम पर केजी का इक्वल या इससे ज़्यादा ले रहा है तो फिर आपने पूरा 1 स्कोर दे देना है। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपने करवा लेना है, एल्बुमिन का लेवल करवा लें या ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट कर लें। ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए एक टूल यूज़ होता है, हैंड डायनामोमीटर, उसके थ्रू ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, या फिर सीरम एल्ब्यूमिन करवा लें। तो अगर नॉर्मल हो तो आपने 1 स्कोर करना है या नॉर्मल से ज़्यादा हो, और अगर बिलो नॉर्मल है तो फिर आपने 0 स्कोर कर देना। इसी तरह इसका स्कोर मेजर कर लेना आपने, ठीक है। ये आपके पास डाइजेस्टिव के बाद एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक रिकवरी का भी स्कोर आ गया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक और टिश्यू स्टेबिलिटी के लिए इस तरह 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसमें आपने ऑप्शनल है कि चौथे नंबर पे आप CRP का लेवल मेजर करवा लें, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। और लास्टली न्यूरल और एनर्जेटिक रेगुलेशन, उसका भी इसी तरह आपने ये 4 क्वेश्चन कर लेने हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, इसका स्टैंडर्ड ये है कि आप ECG करवा लेते होते हैं, पेशेंट की रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देखें, फोकस लेवल पूछें, मूड स्टेबिलिटी पूछें, उसके हिसाब से स्कोरिंग कर दें। तो आपके पास उसके बाद स्पिरिचुअल मॉड्यूलेशन में पूछ लें कि नमाज़ें 5 डेली मतलब पढ़ी जाती हैं या इसमें इरेगुलरिटी आती है, कभी कभार मिस हो जाती है, क्या ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। ज़िक्र अज़कार उसके पूरे हैं नहीं हैं, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन कैसा है, पॉजिटिविटी कितनी है, शुक्र कितना है, नीयत उसकी कैसी है, ठीक है। मतलब हर काम के हवाले से नीयत किस तरह की होती है, रोज़े कितने रखता है, वो बैलेंस कितना रखता है हर चीज़ में। तो ये चीज़ें आपको उसके स्पिरिचुअल क्वेश्चन का बता देंगी। अब इक्वेशन पहली आप याद रखें जो बताई थी, 0.3 किसका स्कोर था, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का, मल्टीप्लाई बाय जो आपका स्कोर है पेशेंट का, उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका 0.25 एनाबॉलिक स्कोर से मल्टीप्लाई कर दें, 0.20 थर्मल स्टेबिलिटी का था, थर्मल स्टेबिलिटी के स्कोर से मल्टीप्लाई कर दें, 0.15 उसका था हमारे पास न्यूरल एक्टिवेशन का, तो उसको आपने 0.15 को न्यूरल एक्टिवेशन का जो भी स्कोर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास फंक्शनल एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन 2 आ गई मल्टीप्लायर की, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, 1 + 0.3 मल्टीप्लाई बाय FE - 0.5। तो ये कर लिया। और इक्वेशन 3 हमारे पास जो है एनर्जी फोर्स मेंटेनेंस टारगेट, उसमें आपने जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको m की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास स्कोर आ जाएगा। अब ये एक प्रैक्टिकल देख लें कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर एक पेशेंट का, मिसाल के तौर पे मेरा 2200 किलो कैलोरीज है, यानी अब ये केस स्टडी आपको मैं अपनी ही देने लगा कि मेल, ठीक है, 20+ एज और मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल, 5 फीट 4 इंच हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2200 किलो कैलोरीज। अब ये तो है हमारे पास 2200 किलो कैलोरीज, इसके हिसाब से ठीक आया, ठीक है। अब 2200 किलो कैलोरीज आपने स्कोर निकाल लिया, बाकी हिस्ट्री नहीं ली कि मुझे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ठीक है, मेरी बॉडी स्टेट क्या है, मेरी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी क्या है, मेरी जो है वो एनाबॉलिक जो है वो एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, मेरा थर्मल स्टेबिलिटी रेट क्या है, मेरा न्यूरल एक्टिवेशन रेट क्या है। तो उस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको अभी करंट नहीं, अपना प्रीवियस एक डाटा जो है वो प्रोवाइड करने लगा कि मेरी डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो अभी हमने देखी उसके हिसाब से अगर देखी जाए तो डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का स्कोर मेरा 0 निकलता है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी चेंज कर लेते हैं, ये अब मैं आपके सामने प्रैक्टिकली सॉल्व करने लगा। ये हमारे पास 0
आ गया स्कोर डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का। एनाबॉलिक जो है हमारे पास स्कोर वो मेरा आया जी 0.6 का। थर्मल स्टेबिलिटी का जो मेरा रेट है वो आया मेरा 0.37 का। और न्यूरल एक्टिवेशन का जो मेरा रेट है वो आया 0.37 का। ठीक है, तो अब ये हमने निकालनी है फंक्शनल एफिशिएंसी। तो आप यहाँ से इसको करें 0.3 इंटू 0, उसके बाद 0.25 इंटू 0.6, ठीक है, फिर 0.20 इंटू 0.37 और फिर 0.15 इंटू 0.37। ये हमारे पास आ गया। तो मेरे पास फंक्शनल एफिशिएंसी स्कोर इस सब के बाद कितना आ जाएगा 0.2795। ये मेरा फंक्शनल एफिशिएंसी स्कोर आ गया। अब इसको हमने आगे मल्टीप्लायर में डालना है। तो यहाँ पे मैं ये 0.2795 अपना स्कोर डाल दिया। तो यहाँ पे ये मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 0.29 और 25। ये मेरे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। अब 2200 किलो कैलोरीज हमारा टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आया था अकॉर्डिंग टू कैलोरी इक्वेशन। इसका स्कोर हमारे पास कितना आया 0.2925। अब हमारे पास टोटल कैलोरीज कितनी आएंगी जब आप 2200 को 0.2925 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कैलोरीज आ जाएंगी 614। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, ऊपर अगर टोटल यानी मैं कल वाली क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो 2200 किलो कैलोरीज आ गई। जैसे ही मैंने ये वाले 4 क्वेश्चन उसमें पुट किए तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी आई 614 किलो कैलोरीज, ना कि 2200। ठीक है, ये 2200 जो किलो कैलोरीज हैं ये हो गई गलत हो गई। 614 किलो कैलोरीज हमारे पास करेक्ट स्कोर आ गया। अब ये 614 किलो कैलोरीज किस बेस पे आई, और ये मैंने 0 स्कोर और ये 0.6 स्कोर 0.37 और ये 0.37 ये किस तरह निकाला, ऊपर आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे। तो अगर मैं ब्रिस्टल स्टूल चार्ट के अकॉर्डिंग अपना मतलब स्टूल टाइप देखूँ तो मेरा टाइप 5 से ऑनवर्ड आता है, टाइप 6 या टाइप 7 में आता है। तो वो 0 स्कोर आ गया। उसके बाद ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट मुझे ऑलवेज रहती है, मतलब हर मील के बाद आफ्टर 30 मिनट 0 स्कोर आ गया। एपिटाइट मेरी बिल्कुल एब्सेंट, 0 स्कोर आ गया। फूड टॉलरेंस बिल्कुल पुअर, 0 आ गया। ऑब्जेक्टिव टेस्ट फीकल कालप्रोटेक्टिन का लेवल एबनॉर्मल आया, 0 स्कोर आ गया। तो ओवरऑल मेरे पास ये 0 डिवाइड बाय 5 0 ही आएगा। तो मेरे पास डाइजेस्टिव एफिशिएंसी 0 आ गई। एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक रिकवरी इस तरह, फटीग आफ्टर एक्सर्शन ये मुझे जो है वो लेस देन 24 आवर्स में आ गए, तो 1 स्कोर दे दिया मैंने। वेट स्टेबिलिटी मेरा ये 0 स्कोर आ गया, मतलब मोर देन 3 kg और इक्वल टू 3 kg पर मंथ की अनस्टेबिलिटी है, तो 0 स्कोर दे दिया। स्लीप क्वालिटी मेरी 5 to 6 आवर्स है, तो 0.5 स्कोर दे दिया। प्रोटीन एडिकेसी मेरी 0.7 से 1 ग्राम पर kg है, तो 0.5 स्कोर दे दिया। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल मेरा अबव द नॉर्मल रेंज है, तो 1 स्कोर दे दिया। तो ये मेरे पास टोटल स्कोर जो आ जाएगा इसका एनाबॉलिक का वो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, कि ये 0.5 प्लस 0.5 ये 1 हो गया, प्लस 0 ही रहेगा और ये 1 आ गया। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई 2 वैल्यू। इसी तरह थर्मोडाइनमिक की वैल्यू निकाल ली और इसी तरह न्यूरल और एनर्जेटिक रेगुलेशन की निकाल ली। और ये मैंने अपनी इक्वेशन में जब अपना डाटा पुट किया तो 2200 किलो कैलोरीज कल वाली इक्वेशन के मुताबिक आ रही थी। जैसे ही मैंने आज वाली इक्वेशन पुट की तो मेरे पास जो स्कोर आया वो कितना आया 614 किलो कैलोरीज पर डे। यानी मुझे जो चाहिए वो 614 किलो कैलोरीज चाहिए, ना कि 2200। अगर मैं आप ये सोचें 2200 किलो कैलोरीज लेता रहूँ अकॉर्डिंग टू कल वाली इक्वेशन, तो फिर क्या होगा, मेरी हेल्थ और डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, और मुझे वो खाना वो ग़िज़ा कोई फ़ायदा नहीं देगी। और आप लेट सपोज क्या, ठीक है, हम कहते हैं कि वो 2200 किलो कैलोरीज नहीं, बल्कि उसमें से आप अपनी डिज़ीज़ के हिसाब से
मतलब आईबीएस के हिसाब से आप उसमें से इतने कैलोरीज 200 300 माइनस कर दे, तो उसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड चार्ट नहीं है कि किस डिजीज़ में कितनी कैलोरीज कम करनी है, कितनी बढ़ानी है। तो ये अगर इक्वेशन आप याद कर लेंगे, इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली आप अपने क्लिनिक पे यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट एक्यूरेट स्कोर आ जाएगा, स्पेशली क्रोनिक डिजीज़ में। और डिजीज़ हेल्दी में तो चलें आप उसी इक्वेशन से फिर भी काम चला लेंगे हेल्दी पर्सन में, लेकिन डिजीज़ के केस में कभी भी वो इक्वेशन जो कल हमने देखी थी हैरिस बेनेडिक्ट या मिफ्लिन की, वो कभी भी एग्जैक्ट आपको कैलोरी के मेजरमेंट नहीं देगी, वो हमेशा गलत देगी। तो 614 किलो कैलोरीज पर डे कोई मुश्किल टास्क नहीं, और वो मेरे लिए बहुत सॉफ्ट लाइट मील होगा। यानी उसमें मैंने मस्कुलर टिश्यूज़ को सपोर्ट करने वाली, मतलब अपने वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डाइट लेनी, तो उसमें से मैंने अपनी 614 किलो कैलोरी सुबह दोपहर शाम में पूरी करनी है। वो मुझे डाइजेस्ट भी होगा, मुझे वो ताकत, मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी टू फोर्स कन्वर्जन होगी। तो अगर मैं 614 की बजाय 2000 किलो कैलोरीज लूँ, तो वो एनर्जी टू फोर्स कन्वर्जन नहीं होगी, वो उल्टा डिजीज़ पर डिजीज़ बढ़ती जाएगी, मेरी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, मुझे इन्फेक्शन रिकरेंट होंगे, हालांकि मैं खुराक ही खा रहा हूँ। ठीक है, तो जो खुराक आगे ताकत में नहीं कन्वर्ट होती, फोर्स में नहीं कन्वर्ट होती, उस खुराक का कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मक्खन है, अब मक्खन बड़ी ताकत वाली ग़िज़ा है, लेकिन वो सबके लिए ताकत वाली ग़िज़ा नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए जिनको डाइजेस्ट हो सकता है। दूध है, कितना एक अच्छा फूड है, सुपर फूड है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह खजूर है, सबके लिए अच्छी है नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको डाइजेस्ट होती है, यानी जिनको उनसे फोर्स मिलेगी उनके लिए अच्छी है। हर एक को सब दूध पीने लग जाए तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएंगे। सभी अंडे खाने लग जाए तो क्या हो जाएगा, वो उनकी डिजीज़ की तरफ स्ट्रेट जाएगी। सब के लिए सब चीज़ें नहीं होती, स्पेसिफिक होती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी, और ये आपके पास एक प्रैक्टिकल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो स्कोर आया था फंक्शनल एफिशिएंसी का, मेरा कितना आया था 0.2795, मतलब वो इनएफिशिएंट मेटाबॉलिज्म पे है। तो इसमें क्लिनिकल गाइडेंस मैंने लिख दिया है, मुझे क्या करना चाहिए, गट और स्ट्रेस रिहैब पहले इस पर फोकस करना है, फिर मैं अपना फूड इंक्रीज़ करूँगा। जैसे ही मैं गट और स्ट्रेस रिहैब स्टार्ट करूँगा, मेरा ये फंक्शनल एफिशिएंसी मेरी बढ़ती चली जाएगी। यानी ये मैंने अभी आपको अपना प्रीवियस डाटा दिया आज से 2 माह पहले का, अभी का करंट में निकालूँ तो वो मेरा ट्रांजिशनल पे चल रहा है। ठीक है, कि अब मेरी जो है वो ट्रांजिशनल में अब यह है कि मेरी 600 से बढ़कर 1000 किलो कैलोरीज 1200 किलो कैलोरीज पे बात आई हुई है। इसके बाद अगर मैं अपना मतलब स्लीप को इम्प्रूव करूं और ये चीज़ें साथ देखता रहूं, गट और स्ट्रेस, तो ये आगे ऑप्टिमल एडेप्टेशन पे चला जाएगा। उसमें फिर मुझे करंट मतलब तकरीबन 1700-1800 किलो कैलोरीज पे चला जाएगा, उसमें मसल ट्रेनिंग के ऊपर भी काम होगा। और फिर उसके बाद 0.8 से अगर ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो वो फिर आपको उसको सस्टेन करके रखना होता है। तो ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने अपने हर केस में, हर पेशेंट में अप्लाई करना है। ये आपके रिजल्ट्स को, आपके पेशेंट्स में थेराप्यूटिक गोल्स को जो है वो 10x कर देगी कि आप ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्यूरेट डाइट प्लान्स बना सकेंगे। ठीक है, अब इसी हिसाब से कोई भी आप में से जो क्लास में है, ठीक है, उसका हम इसी तरह कहते हैं कि हम निकालते हैं और उसके लिए डाइट चार्ट बनाते हैं, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी हो जाएगी। तो एनीवन हु कैन वॉलंटियर जो अपने लिए मतलब डाइट चार्ट भी बनवाना चाहे, और सबके लिए वो एक केस स्टडी हो जाएगी। कोई आ सकता है माइक ओपन करके? सना खलील, आप क्लास में हैं? जी चलें, ये 2 वॉलंटियर्स हम ले लेते हैं, राबिया और सना खलील। तो आप माइक ओपन कर लें। आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है।
जी अब बेहतर है। सर अब आ रही है वॉइस? जी अब आ रही है। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास वॉलंटियर है वो राबिया मुबीन है, एंड सेकंड वॉलंटियर हमारे पास सना खलील है। अच्छा सना और राबिया, आप अपना टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल के वो मुझे दें, हम फंक्शनल एफिशिएंसी उसमें पुट करते हैं। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, उसमें आपने अभी गूगल कर लें मिफलिन जो इक्वेशन है, ठीक है, वेबसाइट ऑनलाइन, आप उस पर अपना वेट हाइट एज पुट करेंगे, आपके पास टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर आ जाएगा। वो आप निकाल के दें और फिर हम आपकी ये वाली हिस्ट्री के हिसाब से उसको पुट करते हैं और आप देखेंगे कि कितना चेंज आता है। ओके सर। आप टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालें अपना, सना और राबिया। सर ये 1281.5 किलो कैलोरीज पर डे आएगा। 1280। 1 किलो कैलोरीज पर डे। ठीक हो गया। और राबिया आपका? सर 1175। ठीक है, आपका 1175 किलो कैलोरीज पर डे आ गया। अब हमने फंक्शनल एफिशिएंसी और ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पहले राबिया के केस स्टडी ले लेते हैं और फिर हम सना खलील के ले लेते हैं। तो अब आ जाएं इस पे। सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव एफिशिएंसी इसका स्कोर लेना है। तो आप जो है गूगल कर लें ब्रिस्टल स्टूल चार्ट, और वहाँ से आपने देख के बताना है राबिया कि किस टाइप का जो है वो, मतलब आप उसको किस कैटेगरी में रखें, टाइप 1 2 3 4 5 6। आप वो टाइप बताएंगे, हम उसके हिसाब से स्कोर करेंगे। ओके। Sir, according to this chart, type जी type अगर माइक का इशू है ना, चैट में आप लिख दीजिएगा। sir, type 1. ओके, टाइप 1। तो टाइप 1 के हिसाब से हमें स्कोर कितना मिल रहा है? 0। ओके, सो 0 आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट का, कि क्या खाना खाने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपको कोई जो है वो पोस्ट मील हैवीनेस फील होती है? मतलब कभी कभार होती है, या हमेशा ही होती है, या बहुत रेयर होती है? अपना चैट में लिखते जाएं, बिकॉज आवाज़ आपकी ना, उस आवाज़ का इशू हो रहा है। सर कभी कभार होती है। ठीक है, कभी कभार। तो 0.5 स्कोर हमने कर दिया, और सना का भी सेम
हमने 0.5 कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह अपनी स्कोरिंग करें। एपिटाइट देखें, फूड टॉलरेंस देखें। एपिटाइट में ठीक है, और फूड टॉलरेंस देखें राबिया आप। ठीक है, फूड टॉलरेंस 0 आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट कोई अवेलेबल नहीं होगा आपके पास अभी, फीकल कार्बोप्रोटेक्टिन या स्टूल फैट, तो उसमें हम उसको नॉर्मली कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको डाइजेस्टिव स्कोर को, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी को फाइंड आउट किस तरह से करना है कि जो सम होएगा उसको हमने 5 से डिवाइड कर देना। तो हमारे पास जो राबिया का स्कोर आया 0 + 0.5 + 1 + 0 + 1, तो मतलब 2.5 आया। 2.5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास स्कोर आएगा वो डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का होगा। एंड सेम सना का हमारे पास जो स्कोर आया वो 2 आया, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो स्कोर आएगा वो डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का हमारे पास स्कोर होगा। वो हम अभी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो राबिया का स्कोर आया वो है 2.5, डिवाइड कर देना 5 से, तो 0.5 हमारे पास डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का स्कोर आ गया राबिया का। और सना का जो स्कोर है हमारे पास 2 / 5, तो वो 0.4 आ गया डाइजेस्टिव एफिशिएंसी का। अब हमने आ जाना है एनाबॉलिक वाले पे। एनाबॉलिक का इसी तरह आप अपनी ये टेबल देख के स्कोरिंग करें कि चारों क्वेश्चंस देखें, ठीक है। और अगर ये एल्बुमिन का लेवल आपको पता है अपना तो ठीक है, नहीं तो हम नॉर्मली उसको कंसीडर करेंगे। इसकी सेम आप इस तरह स्कोरिंग करें कि आपको थकावट जो है वो काम के कितने देर बाद फील होती है, मतलब 24 घंटे से पहले फौरी हो जाती है थकावट, या 24 घंटे के बाद होती है, या फिर 48 घंटे के बाद होती है। इस तरह स्कोर करके आप अपना ये पूरा चैट बॉक्स में ना लिखें। ठीक है, राबिया के हमने लिख लिया, 1 स्कोर लिख लिया हमने, वेट स्टेबिलिटी भी 1 लिख लिया हमने। अब हम सना के स्कोर लिख लें। 0 है, प्लस 0.5 है, प्लस 1 है, प्लस 0 है, और प्लस आपका एल्बुमिन का लेवल आपको नहीं पता, बट आपकी तो मेरे पास इनबॉक्स में हिस्ट्री आई थी, आपका वो अबव द ही होगा लेवल, तो वो हमारे पास 1 आ गया। अब हम डाइजेस्टिव के बाद एनाबॉलिक का सेम इसी तरह रेट लेंगे। तो पहले राबिया का कैलकुलेट करते हैं कि
ये 3.5 हो गया, 3.5 डिवाइडेड बाय 5 हमें करना है, और सेम सना का हमें करना है 2.5 डिवाइडेड बाय 5। तो सना का तो स्कोर हमारे पास 0.5 आ गया, और राबिया का हमारे पास स्कोर आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 5, 0.7 आ गया। नेक्स्ट हमें थर्मल जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो देखनी है। तो उसकी स्कोरिंग इजी सी है, वो आप अभी इस टेबल को देखते हुए आप स्कोरिंग करें, फिर हम इसका स्कोर फाइंड आउट कर लेते हैं। कि सबसे पहले देखें मॉर्निंग टेम्परेचर। अब जाहिर बात है आपको वैसे तो नहीं, आप आइडिया ही लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये कि आप कल सुबह अर्ली मॉर्निंग देखें तो अपना मतलब टेम्परेचर मेजर कर लीजिएगा। अभी आइडिया आपका यही होगा 97 to 97.5 ही होगा नॉर्मल, ठीक है। तो बाकी आप इस तरह अपनी स्कोरिंग करें और फिर मुझे बताएं। ठीक है, राबिया के हमारे पास आ गए। सना आप भी बताएं, फिर आपका भी हम लिख लें। ये हमारे पास 0.75 स्कोर आ गया राबिया का थर्मल स्टेबिलिटी का। सना आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सबको तो हो रही है। आप चलें, आप वैसे ऑरली बता दें अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही, मतलब वैसे सुन लें, फिर लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका टेम्परेचर कितना होता है। आप इसका एस्टीमेट ही दे सकते हैं, अंदाज़े लगा सकते हैं, क्योंकि आप मेजर तो करते नहीं होंगे कि लेस देन 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 97 से 97.5 होता है, या 97 से 98 होता है। कितना टेम्परेचर मतलब आपने फील किया कि इस रेंज में होगा। और जब आप सुबह सो के उठते हैं तो पल्स जो है वो आपकी ज़्यादा फास्ट होती है या मीडियम होती है, या आपकी जो है वो स्लो होती है। और डे टाइम आपको थकावट जो है वो कितना मतलब फ्रीक्वेंट रहती है, या कभी कभार होती है डे टाइम में थकावट, या होती नहीं है, फ्रीक्वेंट रहती होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी खाना का भी स्कोर आ जाता है 0। और आपने ये सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाया हुआ है ना, इन्फ्लेमेटरी मार्कर का, या नहीं करवाया अभी तक? नहीं करवाया, चलें। आपकी वैसे इंक्रीज भी होगी जो आपने हिस्ट्री दी थी मुझे, ठीक है। तो हमारे पास सना का स्कोर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 4। सो 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.25 सना का स्कोर आ गया। लास्ट हमारे पास न्यूरल और एनर्जेटिक रेगुलेशन रह गई, उसका भी सेम अभी आप अपना स्कोर निकाल लें। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आप इसको स्किप कर दें। रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आपका नॉर्मल है,
फोकस लेवल आप बताएं अपना कि आप क्या 30 मिनट तक अटेंटिव रह के कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं 30 मिनट के लिए या नहीं। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी स्कोरिंग कर लें कि अगर 15 मिनट से भी कम रह पाते हैं फोकस आप किसी भी चीज़ को लेके तो 0, अगर 15 से 30 मिनट तो 0.5, और अगर 30 मिनट या उससे ज़्यादा तो फिर 1। तो बाकी मूड स्टेबिलिटी का आप बताएं कि इरिटेबिलिटी या एंजाइटी मतलब फ्रीक्वेंट रहती है या ओकेजनल होती है या बहुत ही रेयर होती है। चलें, ये भी हमारे पास अभी स्कोर आ जाएगा। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 4 राबिया का करना है हमने, और 2.5 बाय 4 ही हमें सना का करना है। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट मेरा ख्याल है 6 स्कोर आएगा, बदल फिर भी करके देख लेते। 2.5 डिवाइडेड बाई 4, यस 0.625। अब ये हमारे पास फंक्शनल एफिशिएंसी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया अभी सबका इंडिविजुअल स्कोर। अब हमें निकालनी है पहले फंक्शनल एफिशिएंसी, तो वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। ये फंक्शनल एफिशिएंसी आ गई, तो पहले हम राबिया की कैलकुलेट कर लेते हैं कि राबिया का स्कोर है हमारे पास 0.3 डाइजेस्टिव आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो स्कोर आपका है वो 0.5 आया है, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई जो स्कोर है आपका वो 0.7 है, प्लस जो 0.20 है मल्टीप्लाई बाय जो आपका स्कोर आया वो 0.75 है, प्लस 0.15 जो आपका स्कोर आया वो है 0.625। तो जो इसका टोटल आएगा हमारे पास वो फंक्शनल एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी। अभी हम निकाल लेते हैं सेम, हम अब सना की निकालने पहले फंक्शनल एफिशिएंसी। हमारे पास आ गया 0.3 इंटू 0.4 प्लस 0.25 इंटू 0.5, और फिर आ गया हमारे प्लस 0.20 इंटू 0.25 प्लस 0.15 आ गया हमारे पास इंटू 0.625। तो ये हमारे पास फंक्शनल एफिशिएंसी आ गई। तो पहले हम राबिया की कैलकुलेट कर लें। 0.3 इंटू 0.5 0.15 प्लस 0.25 इंटू 0.7 प्लस 0.20 इंटू 0.75, ये आ गया हमारे पास 0.15 प्लस 0.15 इंटू 0.625, ये आ गई 0.09375। तो अब हम फंक्शनल एफिशिएंसी जब टोटल करेंगे तो 0.15 प्लस 0.175 प्लस 0.15 प्लस 0.09375 0.09375, तो 0.568 ये आ गया राबिया का फंक्शनल एफिशिएंसी स्कोर। और अब हम सना का अगर कैलकुलेट करें तो वो देख लेते हैं हम।
और 0.43 आ गया हमारे पास सना का स्कोर, मतलब दोनों का डिफरेंस आ गया। फंक्शनल एफिशिएंसी सना की 0.43 और राबिया की 0.568। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन जब हम पुट करेंगे राबिया के लिए 1 + 0.3 इंटू फंक्शनल एफिशिएंसी 0.568 माइनस 0.5, और इस तरह सना की हम जब करेंगे मल्टीप्लायर के लिए कि 1 + 0.3 इंटू 0.43 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास जो इफेक्ट अभी आएगा टोटल वो हम देख लेते हैं। वन 1.0204 ये राबिया का मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया हमारे पास। और सना का जब हम देखते हैं तो हमारे पास 0.091 ये आ गया हमारे पास सना का मल्टीप्लायर। अब हमें एनर्जी फोर्स मेंटेनेंस टारगेट के लिए क्या करना है, जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर था मल्टीप्लाई बाई ये m कर देना है। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो था राबिया का वो हमारे पास आया था 1175 किलो कैलोरीज पर डे, और m हमारे पास वैल्यू आई है 1.0204। तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे कि 1175 को जब हम 1.0204 से करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 1200 किलो कैलोरीज के, यानी जो राबिया को कैलोरीज चाहिए वो 1200 किलो कैलोरीज चाहिए, 1175 से 25 किलो कैलोरी ज़्यादा, यानी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर ये 1200 किलो कैलोरीज करेंगी तो ज़्यादा बेहतर उनकी फंक्शनिंग होगी अपनी डेली लाइफ में, एनर्जी टू फोर्स कन्वर्जन। लेकिन यही जब हम सना के लिए देखेंगे तो फिर हमारे पास क्या स्कोर आएगा कि इनका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर था 1281, मल्टीप्लाई कर देना हमने 0.091 के साथ, तो ये हमारे पास कैलोरीज जो आएंगी यानी इनको इतनी चाहिए होंगी। 1281 मल्टीप्लाई स्कोर आपका m का आया है 0.091। तो ये आपके पास तो बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज आई हैं कि आपको तो बस आटे में नमक के बराबर चाहिए खुराक। 117 किलो कैलोरीज जस्ट, और अगर आप इसे एक्सीड करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। यानी आपको डेली की जस्ट 117 किलो कैलोरीज चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये सना का स्कोर आया। अब जब हम सना की हिस्ट्री लेते हैं तो सना की हिस्ट्री में ये है, राबिया आपकी कोई हेल्थ कंप्लेन है तो वो आप इधर चैट बॉक्स में लिखें। अदरवाइज़ सना की हम केस स्टडी अगर देखते हैं तो सना की केस स्टडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनकी मैं अभी आपके साथ अगर ऑरली शेयर करूं तो इनकी केस हिस्ट्री ये है कि 14 माह पहले कोलिसिस्टेक्टोमी हुई है, यानी गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है इनका, और उसके बाद से डायरिया की कंप्लेन है जो कि ठीक नहीं हो रहा। किसी भी मेडिकेशन से टेस्ट वगैरह इन्होंने तकरीबन सभी करवा लिए हैं, जो वर्कअप होता है इनका हुआ है। एपिगैस्ट्रिक पेन रहती है हर दूसरे तीसरे हफ्ते, जो कि सिर्फ एसोमेप्राजोल या टोनोफ्लेक्स या राइजेक जब आईवी लगता है तब रिलीफ मिलता है। और लूज मोशन जो ओकेजनल रहते ही हैं, फ्रेश ब्लड के साथ आते हैं, म्यूकस येलोविश ब्लैक और लाइट कलर, और सीवियर वीकनेस है एंड फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड मॉर्निंग ब्लॉटिंग ये रहती है। तो
पेशेंट की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि ट्रैवल के साथ, एक्सर्शन के साथ और लॉन्ग सिटिंग के साथ इनके सिम्टम वर्स हो जाते हैं, और जब सेम फूड इनटेक करते हैं तो तब भी वर्स हो जाते हैं, और ये सारे मसले आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी स्टार्ट हुए हैं। एंड शी वांट्स टू बिकम हेल्दी अगेन, ये उनका ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशन है, गोल्स है। और स्लीप पैटर्न इनका हमारे सामने आ गया, डिस्टर्ब पोस्ट सर्जरी है ड्यू टू इलनेस, ठीक है। फास्ट फूड की क्रेविंग होती है बट अवॉइड ड्यू टू फियर ऑफ फ्लेयर अप्स, एंड प्यास 4 से 5 गिलास पानी, और सर्दियों में तो बस 2 गिलास पानी। डाइट पैटर्न ये है कि सुबह 5 से 6 चम्मच बस दलिया, कहवा, सौंफ और अदरक का, ये बड़ा गलत आप कहवा ले रही हैं, सौंफ अदरक का, और बिस्किट्स भी साथ, और शरबत बजूरी भी साथ। लंच में 6 से 7 चम्मच बस चावल के विद पोटैटो और वेजिटेबल्स। डिनर मतलब सेम लंच की तरह। बिटवीन मील्स जो है वो कहवा ले लेती हैं, ग्लैक्सोस डी ले लेती हैं। 4 to 5 टाइम्स पर डे वॉशरूम जाना पड़ता है मतलब, और अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो 2 to 3 टाइम फिर भी। और खाना खाने दौरान अर्जेंसी होती है, मतलब IBS टाइप सिम्टम्स हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। बीपी उनका 110/70 रहता है, रेस्पिरेटरी रेट 14 पर मिनट है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो 12 kg वेट लॉस हुआ है आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी। एब्डोमेन क्लियर, नो विजिबल, ठीक है। तो ये इनके हमारे पास हिस्ट्री आ गई। तो इनको मतलब कि कैलोरी डेंस फूड तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और वो कभी भी इनको सूट करेगा ही नहीं। और इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इनके लिए जो डाइट बनती है वो है मस्कुलर सिस्टम की सपोर्ट और स्ट्रेंथ वाली, ठीक है। अब ये उनके लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं वो हम आपको बताते हैं, और वो आपको डाइट भी हम देते हैं, और आप देखेंगे वो आपको सूट भी करेगी। जो आपको अदरक और सौंफ का कहवा सूट तो कर रहा है, बट ये आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करता जाएगा। ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये सूट इसलिए करता है क्योंकि बेसिकली जो फेनल और जिंजर का कम्बिनेशन है ना, ये बाइल को ना वो करता है, कंट्रोल कह लें कि करता है, मतलब ये बाइल की सिक्रीशन को कम करता है। तो जब बाइल की सिक्रीशन कम होती है ना, तो ये ज़रा डायरिया वाला मसला कंट्रोल में रहता है। अदरवाइज़ ये आपकी सिचुएशन को वर्स करेगा, और कर रहा है। तो आपको इसकी बजाय जो कहवा लेना है वो भी आपको बताते हैं। आपको पूरी जो है वो अब एक आपके लिए डाइट प्लान बना देते हैं कि आपको चाहिए जस्ट 120 किलो कैलोरीज चाहिए आपको जस्ट हीलिंग के लिए, या आपकी हीलिंग पर्पज़ के लिए हम प्लान बना रहे हैं। आफ्टर हीलिंग आप अगेन 1200-1300 किलो कैलोरीज पे चले जाएंगे ग्रेजुअल। तो मस्कुलर टिश्यूज वाला अगर हम डाइट चार्ट देखें, उसमें अभी हम उसको निकाल लें ज़रा, फिर आपके लिए एक डाइट चार्ट बनाते हैं। अच्छा, आपको इतनी लो किलो कैलोरीज पता है क्यों चाहिए? क्योंकि आपको गट रेस्ट फेज देना है, ठीक है। जैसे ही आप इससे निकलेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। आपको मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को हील करना है, क्योंकि आपके सिम्टम में आ रहा है कि फ्रेश ब्लड भी आ रहा है। आपको बॉडी को रिहाइड्रेट भी करना है, आप शायद उसके लिए ग्लैक्सोज ले रही हैं। आपको इंजाइमेटिक रेस्ट भी चाहिए, और आपको इजी टू डाइजेस्ट फूड्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में मतलब इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो आपको कैलोरीज जो अप्रोक्सीमेटली चाहिए 120 किलो कैलोरीज हैं। प्रोटीन 3 से 4 ग्राम उसमें आएगी, कार्ब्स उसमें 20 से 25 ग्राम आएंगे, 1 से 2 ग्राम फैट आएगा। फाइबर आपको लेस देन 1 ग्राम चाहिए ताकि गट पे लोड ना हो। तो आपने अभी आपको जो है वो मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट आपके लिए जो मतलब बेहतरीन ऑप्शन है डाइट चार्ट में से, वो है कि आपने नीम गरम जो है वो पानी लेना या ताज़ा पानी लेना,
उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लें और पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और इसके साथ आपने 1/3 टीस्पून के हाफ से भी हाफ टी स्पून वो आपने जो इसबगोल छिलका होता है वो लेना है इसी पानी के साथ, ठीक है। पानी नीम गर्म हो या ताज़ा, उसमें आपने हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लेना है, एक चुटकी नमक की ऐड कर लेनी है, और इसबगोल आपने वैसे ही पाउडर फॉर्म में लेना है, पानी में मिक्स नहीं करना। एंड इसबगोल कितना लेना है, 1/3 टीस्पून। यह आपने सुबह उठते साथ खाली पेट ले लेना। ये तकरीबन आपको 5 किलो कैलोरीज देगा, और इससे आपकी ओवरऑल डाइजेशन बेहतर होगी, आपका डायरिया भी बेहतर होगा, और आपकी जो म्यूकोज़ा है वो भी हील होगी, आपकी जो अर्जेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत मतलब आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, गैस्ट्रिक टोन भी बेहतर हो जाएगी, और एक अल्कलाइजेशन वाला इन्वायरमेंट बन जाएगा। ब्रेकफास्ट जो आपने करना है वो आप देख लें आपको सूट क्या करता है। नहीं, इसबगोल को वाटर में सोक करके नहीं लेना आपने, जो कमेंट कर रही है कमेंट वाली बात नहीं माननी, आपने वैसे ही लेना पाउडर फॉर्म में, ठीक है। सोक करके लेंगे डायरिया हो जाएगा, ठीक है। सोक करके कॉन्स्टिपेशन के लिए लिया जाता है, सोक करके नहीं लेना। तो ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है कि आप देखिए कि अगर आपको दही सूट करती है, इफ़, ठीक है, दही अगर सूट करती है तो दही में आप प्रोबायोटिक डाल के ले लें। आपकी प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखी, उसमें एनफ्लोर आपको प्रोबायोटिक जा रहा है, तो वही प्रोबायोटिक आपने दही में डाल कर ले लेना है, ठीक है। आप जितनी आप खाई जाती है, मतलब 6 से 7 जो भी चम्मच आपने खाने हैं दही के, उतने लें, और उसमें एनफ्लोर साशे जो भी आप ले रही हैं प्रोबायोटिक वो डाल के तो आपने वो इस्तेमाल कर लेना, या आप दही के बजाय लस्सी में भी उसको डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। उसके बाद मिड मॉर्निंग में आपने क्या करना है कि आपने आंवले का मुरब्बा खा लेना है। आंवले का मुरब्बा आपकी इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन के लिए और लूज़ मोशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। तो आंवले का मुरब्बा आपने ये दही के 2-3 घंटे के बाद ले लेना, यानी मिड मॉर्निंग बिफोर लंच, और वो भी आपने आधी चम्मच से 1 चम्मच यानी उसका ना वो पेस्ट बना के वो ले लेना है। अच्छा, ये कोशिश करें कि उसमें वो जो शीरा वगैरह लगा हो तो उसको वॉश करके ही खाएं, ठीक है। आप शीरे समेत नहीं खाना, वो ट्रिगर भी कर सकता है। शीरा वॉश करके वो आपने खा लेना। ये आपने मुरब्बा आंवला 1 से 2 पीस उसके वो ले लिए। उसके बाद आ जाए लंच पे। लंच में आपने वही करना है जो आप ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है। यानी चावल ले लें उबले हुए, और साथ दाल मूंग का जो है ना आप सूप ले लें, बहुत ही थिन हो, बहुत थिक ना हो, ठीक है। और ये तकरीबन आपने आधा कप खाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको मतलब एक तो डायरिया में भी बेहतर करेगा, और आपको एनर्जी भी देगा। दोपहर में आपने यही खाना है, जस्ट थोड़ी सी मिकदार में, यानी आधा कप आपका वो दाल चावल होने चाहिए। और इवनिंग में आप जो है वो इमली और आलू बुखारे का जो है वो शरबत ले लें, सूट करेगा आपको इंशाल्लाह। और अगर सूट ना करे तो फिर नहीं लेना आपने। मूंग दाल आपने येलो वाली लेनी है, ब्लैक वाली नहीं लेनी। इवनिंग में आपने इमली आलू बुखारे का शरबत ले लें। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो ये अवॉइड कर लें, अभी सर्दियाँ जब तक नहीं आती 1-2 दिन इसको यूज़ कर लें, बाद में आप स्टॉप कर दीजिएगा। सर्दियों में फिर कोई और ऑप्शन देख लेंगे। और डिनर में जो है आपने क्या करना है, सोने से डिनर में भी आप वही दाल चावल भी ले सकती हैं, ठीक है। और उसके साथ दही भी 1 आधा चम्मच 2 चम्मच मैक्सिमम ले सकती हैं। अगेन प्रोबायोटिक रिपीट कर लें। एंड बिफोर स्लीप आप अगेन आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिएं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, कुछ कतरे लेमन के डाल लें, और अगेन थोड़ा सा इसबगोल, यानी 1/3 मॉर्निंग में लिया था खाली पेट, सोने से पहले भी आपने 1/3 से भी हाफ लेना है, यानी कह लें कि बस 1/3 का भी 1/4 कह लें, 1/4 टीस्पून वो आपने ले लेना है, ये सोने से पहले भी। तो ये आपकी तकरीबन 110 से 120 किलो कैलोरीज टोटल बनेगी। और ये आपके लिए अगर ये आप एक ही दिन जब करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि सेकंड डे आपकी एनर्जी लेवल भी बेहतर है, आपकी हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। तो ये आपके लिए भी जस्ट 1 डे प्लान है। बाकी आप इसी तरह जो मस्कुल आपके पास चार्ट मिला था एक वर्ड फॉर्मेट में, फाइल आई थी डायग्नोसिस की, उसमें डाइट चार्ट आपके पास दिए हुए हैं, तो उसमें आप मस्कुलर जो
सपोर्ट और स्ट्रेंथ करने वाली डाइट है, उसी में से आपने ऑप्शंस लेने हैं जो भी लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसमें से अपने हिसाब से खुद आप डाइट प्लान अपना बना सकती है। मैंने 1 डे का आपको जस्ट एक रीकैप दिया कि आप इस तरह करके बनाएं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने डाइट प्लान बनाना है, तो आप पेशेंट को हील करेंगे, क्योर करेंगे, ठीक है। अब हम अगर राबिया की हिस्ट्री देखें तो अंडरवेट, सिवियर वीकनेस, मॉर्निंग ब्लोटिंग, ओकेजनली वेट स्ट्रक फॉर मैनी ईयर्स, अदरवाइज नॉट एनी अदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। तो इनमें हमने कैलोरी काउंट मतलब बढ़ाना है, ठीक है। और इसमें हम एपिथेलियल टिश्यूज़ को सपोर्ट और स्ट्रेंथ करने वाली डाइट देंगे, ठीक है। और कैलोरीज काउंट हमारा ज़्यादा है, मतलब अगर वो 1200 किलो कैलोरीज को हमने टच करना है, 1200 किलो कैलोरीज इनका टारगेट है और वेट गेन इनका टारगेट है, ठीक है। 1 मिनट, ये बैटरी हमारी लो हो रही है, लैपटॉप बंद ना हो जाए तो फिर बुरा हो जाएगा, क्लास अंदर ही बंद हो जाएगी। पहले ज़रा लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लें हम, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं होप्स हो के। अब जिनका डाइट चार्ट बन रहा है उनको तो शायद इंटरेस्टिंग लग रहा हो, बाकी लोग मैं भी बोर हो रहे हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेंगी। लैपटॉप हमने चार्जिंग पे लगा लिया, अब सुकून से क्लास हम कर लेते हैं। आज हमारी क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई है, 9:30 हो गया और पता ही नहीं चला। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ को सपोर्ट और स्ट्रेंथ करने वाली डाइट देंगे, वो डाइट चार्ट निकाल लें, ठीक है। मतलब आपको भी उसमें से देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं, और एक दिन का मैं आपको सैंपल बता देता हूँ, उसी तरह आप अपना आगे बना सकते हैं खुद अगले दिनों का ना अपने हिसाब से। अब राबिया के लिए हमने जो प्लान बनाना है, वेट गेन भी आप करना चाह रही हैं और जो सीवियर वीकनेस है ये काउंटर करना चाह रही हैं। तो 1200 से अगर हम प्लस भी 50 to 100 कर दें तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपकी बॉडी उसको टॉलरेट कर लेगी। तो हमारे पास जो उसमें ऑप्शंस आए हैं एपिथेलियल में, उसमें ये अंडे वगैरह हैं और हलवे वगैरह हैं, दूध वाली चीज़ें हैं। अच्छा, मिल्क इंटॉलरेंट तो नहीं है आप? ठीक है, फिर तो सुबह नाश्ते में आप एक तो 2 उबले हुए अंडे ले लें, 1 चम्मच जो है वो आप साथ घर में आम की चटनी बना लें, या फिर आम की चटनी वैसे बहुत बेहतर ऑप्शन है और इससे आपकी ये सीवियर जो वीकनेस है ना ये भी ठीक हो गया। और ये मैं आपके साथ आफ्टर क्लास ना आम की चटनी की एक रेसिपी भी शेयर करता हूँ, वो हम मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करवाते हैं। तो आम की चटनी की रेसिपी मैं इंशाल्लाह बाद में शेयर करता हूँ, आप उस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होंगे। तो उसका आपने 1 चम्मच ले लेना है, वो अभी मैं आपको क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आम की चटनी की रेसिपी। इसके अलावा आपने नाश्ते में ही ये 2 चीज़ें तो खानी है, इसके साथ आपने 1 कप
बल्कि आधा कप दूध ले लें, उसमें ब्राउन शुगर ऐड करें या फिर उसमें उसको फीका ही इस्तेमाल करें, उसमें चीनी नहीं ऐड करें, उसमें ब्राउन शुगर ऐड करें, गुड़ ऐड करें। और इसके साथ आपने जो है वो हलवे का इस्तेमाल करना, सूजी का हलवा, वो भी जस्ट आपने हाफ कप, ठीक है, मतलब तकरीबन 8 से 10 चम्मच। ये आपका नाश्ता हो गया। दोपहर में आप चिकन भी ले सकती हैं या आप जो है वो मटन ले सकती हैं या चिकन, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन। और वह अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 ग्राम आपने खाना है। और या फिर अभी साग आने वाला है, साग खाएंगे आप, ठीक है, वो आप हाफ कप टू 1 कप इन सिंगल सर्विंग आप ले सकती हैं। और एक साथ मतलब गंदम की जो रोटी होती है हम खाते हैं वो। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मटन लेंगे 80 से 100 ग्राम तो वो 200 किलो कैलोरीज दे देगा। साग लेंगे हाफ कप टू 1 कप तो वो आपको तकरीबन 100 to 150 किलो कैलोरीज दे देगा। और रोटी में 70 होती हैं, एक आम, मतलब विदाउट एनी घी। ब्रेकफास्ट जब आप ये जो चटनी आपको बता रहा हूँ, ये जब आप लेंगे तो इससे ब्लॉटिंग वाला ना आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और सना आपको मैंने बताया नहीं, आप उसमें डिकॉक्शन लाजमी ऐड करें अपनी डाइट में, लौंग और दालचीनी का, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लौंग और दालचीनी का। और अदरक और जो सौंफ का कहवा है, फेनल एंड जिंजर का, वो राबिया के लिए बेहतर ऑप्शन है कि उससे आपकी ब्लॉटिंग नहीं होगी। और ये आप रात सोने से पहले अगर पी लेंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे। मतलब आपने रात सोने से पहले अदरक और सौंफ का कहवा ऐड कर लेना अपनी डाइट में, तो आपकी मॉर्निंग ब्लॉटिंग आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जाएगी। नाश्ता का ऑप्शन मैंने बता दिया, लंच बता दिया आपको। डिनर में आप मतलब सेम लंच वाला भी खा सकते हैं, इसके साथ आप पुदीना का इस्तेमाल लाजमी करें, मतलब जस्ट ग्रीन मिंट के आप फ्रेश पत्ते ले लें और वो तकरीबन 10 से 20 ग्राम आपने, 10 ग्राम भी काफ़ी हैं, मतलब कुछ पत्ते आप रोटी के साथ खाएं, उससे भी आपकी ब्लॉटिंग वाला इशू कंट्रोल रहेगा और आपको फ़ायदा होगा ओवरऑल डाइजेशन में भी। तो लंच और डिनर तकरीबन सेम ही रखें। और इसके अलावा रात सोने से पहले आप अगर वेट गेन चाह रही हैं और बाकी ये चीज़ें चाह रही तो आप 1 खजूर, 2 अखरोट और 3 बादाम, जस्ट ये 3 चीज़ें, और साथ आप कहवा, ये सोने से पहले बिफोर बेड आप ये चीज़ें कर लें। आपको एक दिन का मैंने एक बताया, ठीक है, ये जब आप करेंगे तो ये आपको तकरीबन 1100 से 1200 किलो कैलोरीज ही देगा। और इसमें सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, आपके मैक्रोज भी माइक्रोज भी, और इससे आपके ये सारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे, अंडरवेट वाला प्रॉब्लम भी और सीवियर वीकनेस वाला भी। और ये डे मतलब एक दिन का बताया, इस तरह आप खुद अपना कस्टमाइज़ कर सकती हैं डाइट चार्ट को देखते हुए। एपिथेलियल टिश्यूज़ वाला डाइट चार्ट देखें और उसमें से आगे आप अपना फर्दर इसी तरह से डाइट चार्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसको, डे 2 का, डे 3 का। कम से कम भी आपने ये एपिथेलियल वाला डाइट चार्ट 10 से 15 दिन तक फॉलो करना है, फिर आप अपना बताइएगा कि क्या आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आई और क्या चीज़ें आपने फील की अपनी हेल्थ में। तो इस तरह करके पिछली 3 क्लासेस और ये स्पेसिफिकली आज वाली क्लास, अगर ये 4 क्लासेस आपने अच्छे से ली हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और लेक्चर की ज़रूरत है डाइट प्लान बनाने में। इसमें तकरीबन हर चीज़ हमने आपको कवर करवाई है, डायग्नोसिस भी, डाइट प्लानिंग भी, और आपको डायग्नोस करने में कैटेगरी वाइज भी बताया कि आपने उस अप्रोच के हिसाब से डाइट प्लान बनाने, और फिर कैलोरी जो कैलकुलेट करनी है वो भी आपने वो सिर्फ वो मिफ्लिन वाली इक्वेशन या हैरिस बेनेडिक्ट वाली इक्वेशन नहीं लगानी, ये वाली इक्वेशन भी लगानी है जो आज हमने देखी है। तो कैलोरी आप काउंट इस तरह से करेंगे, इसमें आपका 100% एक्यूरेसी आएगी। 100% तो नहीं आएगी, सारी बात है, हम इंसान हैं, तो ये मेरी अपनी ही इंसान की बनाई इक्वेशन है। 100% तो परफेक्ट नहीं है, एरर होता है, लेकिन एरर के चांसेस बहुत कम हैं, तकरीबन 90% एक्यूरेसी है इसमें। तो ज़ीरो एरर के साथ वैसे मैंने कोशिश की थी बनाऊँ, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि हम बना सकें। तो आप 90% तक इसकी एक्यूरेसी है कि ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इस हिसाब से कैलोरीज काउंट करेंगे तो आपका कैलोरी काउंट गलत नहीं आएगा और आप एक ज़्यादा अच्छा डाइट प्लान बना सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में Q&A सेशन में मिलते हैं। आप अपने सारे सवाल जो है वो रखें।
तो इंशाल्लाह सवाल जो आपके नशिस्त हम हफ्ते वाले दिन करेंगे, और नेक्स्ट मतलब जो ट्यूसडे अपकमिंग उसमें आप जो है वो उससे पहले पहले आपके पास असाइनमेंट के लिए भी डेट है। असाइनमेंट में आपने खुद अपने, जिस तरह मैंने अभी आज आपको प्रैक्टिकल लाइव 2 डाइट प्लान बना के दिखाएं, इस तरह करके ही आपने डाइट प्लान बना लेने हैं 2, और ट्यूसडे से पहले पहले शेयर करने हैं। ट्यूसडे के बाद कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ जी, ये Q&A सेशन होगा, तो उसमें इंशाल्लाह आप सारे सवाल जवाब उसमें रखें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी इसकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।